सुनील सर की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। ये हमारा इस कड़ी का इस अध्याय का तीसरा वीडियो है। इसमें हमारा पूर्ण जो लेसन है अध्याय है वो कंप्लीट हो जाएगा। दांडी मार्च, क्योंकि इससे पहले जो है साइमन कमीशन तक और पूर्ण स्वराज की मांग तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। गांधी जी ने नमक पर लगने वाले टैक्स का विरोध करने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी जी को विश्वास था कि पूरे देश को एक करने में नमक एक महान शक्तिशाली हथियार बन सकता है। ज़्यादातर लोगों ने इस सोच को जो है जरूर हास्यास्पद करार दिया। उन्होंने इसको जरूर जो है एक मजाक के रूप में लिया। ऐसे लोगों में अंग्रेज भी शामिल थे। गांधी जी ने वायसराय अरविंद को एक चिट्ठी लिखी और उसमें अपनी 11 मांगे रखी, जिसमें अलग अलग वर्गों से जुड़ी हुई अलग अलग मांगे थी। और उन्होंने नमक कर को समाप्त करने की मांग भी इसमें से एक थी। जब लॉर्ड इरविन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया तो गांधी जी ने कहा कि मैंने हाथ जोड़कर रोटी मांगी थी और मुझे पत्थर मिला, और उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। दांडी मार्च या नमक आंदोलन को गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। इसमें उनके साथ 78 अनुयायी भी शामिल थे। यह जो आंदोलन था ये साबरमती आश्रम अहमदाबाद से लेके दांडी के गुजरात के समुद्र तट तक जो है एक यात्रा की गई, एक यात्रा आयोजित की गई। इसमें उन्होंने 24 दिनों तक चलकर साबरमती से दांडी तक की 240 मील की दूरी की यात्रा की। कई अन्य रास्तों से लोग भी उनके साथ हो लिए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से इस नमक कानून को तोड़ा। दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा। लोगों ने सरकारी नमक कारखानों के सामने धरना प्रदर्शन किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, किसानों ने लगान देने से मना कर दिया, और जो है अंग्रेजों के जो कानून थे, ब्रिटिश कानून थे, औपनिवेशिक कानून थे, उनका उल्लंघन किया गया। आदिवासियों ने जंगल संबंधी कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। अंग्रेजी शासन की प्रतिक्रिया, जब आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अंग्रेजों ने भी इसको दबाने के लिए अपनी प्रतिक्रियाएं आरंभ कर दी। उन्होंने जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को बंदी बनाना शुरू कर दिया। कई स्थानों पर हिंसक झड़पें हुई। आप देखोगे कि उन जो है जेलें लोगों से भर गई। लगभग 1 लाख लोगों को जेलों में जो है बंद कर दिया गया। 1 महीने बाद गांधी जी को भी हिरासत में ले लिया गया। लोगों ने अंग्रेजी राज के प्रतीकों पर फिर हमले करने शुरू कर दिए कि उन्होंने पुलिस थानों, नगर पालिका भवन, कोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि पर हमले करने शुरू कर दिए। सरकार का रवैया और ज़्यादा क्रूर होता गया और सरकार ने बड़ी ही निर्दयता से प्रदर्शनकारियों को खूब पीटा। यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। 1 लाख लोगों से ज़्यादा को हिरासत में जेल में डाल दिया गया। इसके बाद जो है गांधी जी और जो लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ। इसको दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस पैक्ट के अनुसार जो है लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज में जाने के लिए गांधी जी को कांग्रेस की ओर से तैयार किया गया। इसके बदले में सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग मान ली गई। और जब किसानों ने ये देखा भी ना उनकी मांग मानी गई है ना क्रांतिकारियों को छोड़ा गया है, तो काफ़ी लोगों को इस समझौते से हताशा हुई। गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन गए गोलमेज में भाग लेने के लिए, और 1932 में जब गोलमेज हुई तो गांधी जी को निराशा हाथ लगी और खाली हाथ वापस लौट आए। और जब अधिकांश नेता जेल में थे तो गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन अब लोगों में उत्साह नहीं था। किसानों ने साथ नहीं दिया, मजदूर भी आंदोलन से दूर हो गए थे। तो लेकिन 1934 तक आते आते आंदोलन की जो है आंदोलन बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन के बारे में लोगों का मत क्या था, किसानों का क्या मत था। किसानों ने स्वराज की लड़ाई का मतलब ये था कि अधिक लगान के विरुद्ध लड़ाई थी। जो संपन्न किसान थे वो जो आप देखोगे व्यापारिक फसलों की खेती कर रहे थे, तो वो क्या थे कि एक तो कीमतों की ज़्यादा कीमतें चाहते थे, दूसरा लगान में छूट चाहते थे। और जब गांधी जी ने 1931 में इरविन के साथ समझौता किया तो उन्होंने जो लगान की मांग को नहीं उठाई से जो है आंदोलन में किसान गांधी जी से दूर हो गए, आंदोलन से दूर हो गए। छोटे किसान तो यही चाहते थे कि बकाया लगान पूरी तरह से माफ़ हो जाए, और जो है उन्होंने जो ठेके पर ज़मीन ले रखी थी जमींदार उनसे वो ठेका ना ले। अब क्या हुआ कि जब गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, और दूसरा क्या था कि कांग्रेस इसलिए भी छोटे किसानों, गरीब किसानों की मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही थी कि ताकि जो संपन्न किसान है और जमींदार है उससे नाराज ना हो जाए। इसलिए कांग्रेस और गरीब किसानों के बीच रिश्ते में कोई सुनिश्चितता नहीं थी। व्यवसायी, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने जो है पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने काफ़ी जो है पैसा कमा लिया था। वो अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ, उन नीतियों के खिलाफ अब
आंदोलन और विरोध करने लगे, जिसमें उनके व्यवसाय को बाधा पड़ती। वो चाहते थे कि सरकार आयात को सुरक्षा दे और रुपये और पाउंड का ऐसा विनिमय दर चाहते थे जिसको आयात को रोका जा सके। इसके लिए 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस की स्थापना हुई। और फिक्की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको फिक्की के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1927 में हुई। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह व्यवसायी हितों को एक साझा मंच पर लाने का प्रयास था। और जो व्यापारियों ने था सविनय विज्ञान आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया, और गांधी जी को जो है वो इस आंदोलन के लिए डोनेशन भी दिया। जो आंदोलन में उन्होंने बहुत सारा जो है डोनेशन दिया, बहुत सारा धन सहायता प्रदान की। लेकिन जब आंदोलन को दबा दिया गया, अनिश्चितता के माहौल में जो है दोबारा से व्यवसायियों ने हाथ खींच लिए। जैसे जैसे कांग्रेस के पास पूंजीपति आ रहे थे, उद्योगपति आ रहे थे, मजदूर उससे दूर खिसकते जा रहे थे। इस आंदोलन में है जो मजदूरों की भागीदारी बहुत कम रही। हालांकि जो नागपुर और छोटा नागपुर के पठार के मजदूरों ने इसमें जरूर भाग लिया। महिलाओं की हिस्सेदारी, ये पहला आंदोलन था जिसमें बड़े स्तर पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने शहरों के आंदोलन प्रदर्शनों में भाग लिया, और उन्होंने धरने प्रदर्शन में भी भाग लिया। शराब और ताड़ी की दुकानों के सामने उन्होंने धरने दिए। लेकिन क्या हुआ कि इसमें केवल उच्च जाति और ग्रामीण इलाकों से धनी परिवारों की महिलाएं ही थी। अभी भी जो था निम्न वर्ग इससे जुड़ा हुआ नहीं था, और कांग्रेस महिलाओं को केवल प्रतीकात्मक भागीदारी चाहती थी, और उनको किसी भी बड़े पद को पर अभी तक उन महिलाओं को अभी तक कांग्रेस द्वारा कोई भी बड़ा पद प्रदान नहीं किया गया था। सभी वैज्ञानिकों की क्या सीमाएं थी भाई, क्या क्या कमियां रही इसमें? पहला तो है दलितों की भागीदारी। शुरुआत में कांग्रेस ने दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यह रूढ़िवादी सवर्ण हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहती थी। लेकिन महात्मा गांधी का मानना था दलितों की स्थिति सुधारने के लिए सामाजिक सुधार आवश्यक थे। महात्मा गांधी ने घोषणा की कि छुआछूत को समाप्त किए बगैर स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती। कई दलित नेता दलित समुदाय की समस्याओं का राजनीतिक समाधान चाहते थे। उन्होंने शैक्षिक संस्थानों में दलितों के लिए आरक्षण और दलितों के लिए पृथक चुनाव प्रणाली की मांग रखी। सविनय विज्ञान आंदोलन में दलितों की जो भागीदारी थी वो सीमित रही। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन का गठन कर लिया, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है दलितों के लिए पृथक चुनाव प्रक्रिया के मुद्दे पर उनका गांधी जी से टकराव हुआ। आखिर में जो है एक पूना पैक्ट हुआ 1932 में, जब गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक समझौता हुआ, और इसमें इस बात के लिए सहमति बनी कि जो दलित वर्ग के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा वो साधारण सीटों से ही किया जाएगा, बदले में उन्हें ज़्यादा सीटें प्रदान की जाएंगी। और इस प्रकार ये 1932 का पूना पैक्ट हुआ। मुसलमानों की भागीदारी, ऐसे योग खिलाफत आंदोलन के सीन पर जाने के बाद मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से दूर हो गया। 1920 के दशक मध्य से कांग्रेस को हिंदू राष्ट्रवादी समूह के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक गठन बनाने की कोशिश हुई। मोहम्मद अली जिन्ना गुट मुस्लिम लीग के एक महत्वपूर्ण नेता थे। वह पृथक चुनाव प्रक्रिया को छोड़ने को तैयार थे, लेकिन वह मुसलमानों के लिए केंद्रीय विधायिका में आरक्षित सीटें चाहते थे। मुस्लिम बहुल जो इलाके थे पंजाब और बंगाल में भी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहते थे। 1928 का जब सर्वदलीय सम्मेलन हुआ दिल्ली में, तो उसमें हिंदू महासभा के MR जयकर ने इस समझौते का विरोध किया, और इस प्रकार जो आखिरी मौका था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग पास आ सकती थी, उस मौके को कांग्रेस ने गंवा दिया। राष्ट्रवाद की भावना, जब यह लोग यह समझने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं, तो और कोई बात जो है उन्हें एकता के सूत्र में बांध सकती है, तो यह बात इसी बात से राष्ट्रवाद की भावना बनती है। यानी एक क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग जब ये महसूस करें कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, तो यही बात जो है राष्ट्रवाद कहलाती है। स्वाधीनता की लड़ाई ने लोगों में एकता की भावना को जन्म दिया। इसके अलावा कई सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भी राष्ट्रवाद को यथार्थ करने में यानी वास्तविक रूप देने में भूमिका निभाई। तस्वीरों में राष्ट्रवाद, राष्ट्र की पहचान को सामान्यतः किसी चित्र द्वारा मूर्त रूप दिया जाता है। जैसे आप देखोगे कि यूरोप का जो राष्ट्रवाद था उसमें नारी को प्रतीकात्मक बनाया गया था। जैसे जर्मन का प्रतीकात्मक जो था जर्मेनिया नामक महिला थी। भारत में इसी तरह भारत माता का जो चित्र है मातृभूमि की परिकल्पना को कागज पर उतार कर साकार किया गया, और यानी भारत माता जो है भारतीय राष्ट्रवाद का रूपक थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 के दशक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा, और अपने जो उपन्यास थे
आनंद मठ, उसमें इसको शामिल किया। उन्होंने ही भारत माता की जो है पहली तस्वीर बनाई। इसके बाद जो है आगे आप देखोगे अवनिंद्र नाथ टैगोर ने भी भारत माता की तस्वीर बनाई। उन्होंने भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। बाद में जो है भारत माता के रूपों में जो है बदलाव होता रहा। लोक कथाएं, कई राष्ट्रवादी नेताओं ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रचार करने के लिए लोक कथाओं का सहारा लिया। उनका ऐसा मानना था कि लोक कथाएं ही सांस्कृतिक संस्कृति का सही ढंग से जो है झलक दिखाती हैं, उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर आप देख सकते हो, नटेशा शास्त्री भी इसमें अहम है। राष्ट्र ध्वज, जो राष्ट्र ध्वज आज हम देख रहे हैं उसका विकास कई चरणों में हुआ है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगे जिसमें लाल, हरा और पीला रंग का प्रयोग हुआ था। इसमें 8 राज्यों के प्रतीक 8 कमल थे और इस पर एक चांद और सूरज भी बना हुआ था, जो हिंदू मुसलमानों का प्रतीक था। गांधी जी ने 1921 में एक और दूसरा स्वराज का झंडा तैयार किया। यह भी एक तिरंगा ही था, लाल, हरा और सफेद का, जिसके बीच में एक चरखा था। इसी तरह बाद में और भी झंडे तैयार किए गए। इतिहास की पुनर्व्याख्या, कई भारतीयों का मानना था कि अंग्रेजों ने भारतीयों के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्हें लगता था हमारे इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से लिखे जाने की जरूरत है। इसलिए जब वो भारतीय सुनहरे अतीत का वर्णन करने लगे, भारतीयों के गौरव को उजागर करने लगे, क्योंकि उस समय भारत में मुसलमान नहीं आए थे, तो मुसलमानों ने इसका अर्थ ये ले लिया कि ये तो हिंदुओं का गुणगान किया जा रहा है। और कई जो मुस्लिम संप्रदाय थे इस राष्ट्रवादी आंदोलन से दूर होते चले गए। इस प्रकार आप देख सकते हो भारत में राष्ट्रवाद हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। ये 3 वीडियो हैं, 3 वीडियो में हमारा पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। वीडियो अगर पसंद आए, आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।